डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फोर्थ चैप्टर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज ए कैनो मूव फॉरवर्ड व्हेन द कैनोइस्ट पुशेस वाटर बैकवर्ड विद द पैडल। तो एक कैनोइस्ट कौन होता है ना, जो व्यक्ति कैनो नामक एक ये जो है कैनो, ये एक हल्की नाव होता है, उसको चलाता है, उसको कहते हैं कैनोइस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है, ये व्यक्ति को हम कहते हैं क्या, कैनोइस्ट, और इसको कहते हैं कैनो। तो वो कह रहा है कि जब कैनोइस्ट पुश करता है वाटर बैकवर्ड, इसी के थ्रू वो बैकवर्ड पुश करता है विद द पैडल, इसे पैडल कहते हैं। ठीक है, तो वो फॉरवर्ड कैसे जाता है, तो इसका आंसर आपको मालूम है। देखिए, जब कैनोइस्ट पुश करता है वाटर बैकवर्ड विथ पैडल, तो वाटर एग्जिट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द कैनो। तो ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ के अनुसार होता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, और इस प्रकार वो आगे मूव करता है। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस दूसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार है। सपोज द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज पुश्ड हार्डर इन टू डिफरेंट कैनोज। सो वन एम्प्टी, एक में कोई बैठा नहीं है, तो ज़रूर कोई बैठा होगा ना, फोन कैसे पुश करेगा, बाय द वे कोई अकेला है। और दूसरा कैरिंग टू पैसेंजर्स, चलो कोई बात नहीं। तो इन व्हिच केस विल द कैनो मूव फास्टर। ऑब्वियसली यहाँ पर एम्प्टी कैनो ही फास्टर मूव करेगा, क्योंकि इसका मास कम है। क्या है उसका, उसका मास कम है। ठीक है ना, तो याद रखो, ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, न्यूटन का सेकेंड लॉ के अनुसार, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए, और ए क्या है, एफ बाई एम। तो यदि मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो एम्प्टी कैनो में मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है, और एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो स्पीड भी ज़्यादा होगा। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी, क्योंकि a ज़्यादा है तो v भी ज़्यादा होगा, फास्टर होगा। ठीक है, इज इट क्लियर। तो इसका आंसर अभी मैं लिख देता हूँ। एम्प्टी कैनो विल मूव फास्टर बिकॉज इट हैज़ लेस मास। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ के अनुसार एक्सेलरेशन इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। सो सेम अप्लाइड फोर्स, तो लाइटर कैनो गेन मोर एक्सेलरेशन एंड हेंस मूव फास्टर देन द हेवियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए वेट लिफ्टर lifts a barbell, least two forces that are acting on the barbell. Are these forces balanced if the weight lifter keeps the barbell steady? तो देखिए यहाँ पर इससे वेट लिफ्टर जब कोई, आप देख सकते हैं बारबेल को उठा रखा है, तो यहाँ पर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं बारबेल के ऊपर। एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, वेट। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, किधर पड़ता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ पड़ता है। और एक दूसरा एक फोर्स वो देता है, वो मस्कुलर फोर्स होता है, क्योंकि उसको उठाना पड़ता है, मस्कुलर फोर्स। और ये मस्कुलर जो फोर्स है ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड फोर्स है। तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नॉन कॉन्टैक्ट है, जबकि ये क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है।
तो ये अपवर्ड फोर्स देता है वेट लिफ्टर, अपने हाथ से देता है, बारबेल का वेट के अगेंस्ट में देता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जब ऊपर उठाया गया, ऊपर उठा रहा है ना, अपने हाथ से जब ऊपर उठा रहा है तो ये मस्कुलर फोर्स देके ऊपर उठा रहा है, और जब पकड़ के रखा है ना तब भी वो अपवर्ड फोर्स दे रहा है उसको, क्योंकि अपवर्ड फोर्स नहीं देगा तो वो कभी नहीं रख पाएगा। तो अभी तो रेस्ट में है बारबेल, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन था कि आर दीज फोर्सेस बैलेंस्ड, आंसर होगा यस। जब बारबेल को हम कम्प्लीटली स्टेडी में रखते हैं, हेल्ड करके रखते हैं, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है। जब स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है तो क्या होता है ना, जीरो ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है, जीरो है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो नेट फोर्स क्या होता है उसके ऊपर, जीरो होता है। तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब हुआ अपवर्ड मस्कुलर फोर्स जो वेट लिफ्टर दे रहा है अपवर्ड, दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और इससे क्या होता है ना, बारबेल स्टैटिक इक्विलिब्रियम अर्थात रेस्ट में रहता है। ठीक है, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, अपवर्ड फोर्स, और ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं क्योंकि ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्लेयर्स आर एंड एस are participating in an arm wrestling match. At the instant when the arms tilt to the front direction, means out of the page towards you, तो मतलब इस तरफ, are the forces exerted by the players balanced? If not, which player exerted the largest force? तो इससे पता चल जाता है यहाँ पर यदि बैलेंस्ड होता तो वो मिडिल में ही रहता दोनों का हाथ। तो इसका मतलब forces exerted by the players are not balanced. Why the forces are unbalanced? क्यों है यहाँ पर unbalanced? क्योंकि when two forces acting on an object are equal in magnitude and opposite in direction, they form balanced forces, जिसका नेट फोर्स जीरो है। कोई चेंज नहीं होगा मोशन में, यदि रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, यदि यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ। Since the arms are actively tilting and changing their position, तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स तो एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन है which player exerted the larger force? The player pushing in the direction of the tilt। और देख सकते हैं यहाँ पर ए से प्लेयर, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा फोर्स दे रहा है, तभी तो ये टिल्ट हो रहा है टूवर्ड्स यू। ऐसा नो? तो इज इट क्लियर? अब मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। When arms tilt to the front direction, the forces exerted by the players are not balanced. This is because there is a net force acting, और ए से यहाँ पर ज़्यादा फोर्स दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। An object is moving with constant velocity. Is there a net force acting upon it? देखो, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स जीरो होगा यहाँ पर। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब उसका बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन क्या है, अनचेंजिंग, चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑसिलेशन जीरो होगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह रहा है द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपन by a non-zero net force or by a unbalanced force। तो इसीलिए न्यूटन सेकंड लॉ भी कह रहा है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एम इंटू जीरो, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब नहीं कि कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, मतलब इंडिविजुअल फोर्स तो एक्ट हो रहा है, बट सभी फोर्स का
जो रिजल्ट है वो जीरो है, ठीक है। इट मीन्स ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, जैसे कि ग्रेविटी एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड एक्ट हो रहा है, फ्रिक्शन भी है, बट ये सब बैलेंस्ड हो रहा है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए नेट फोर्स की बात जब कहेगा तो जीरो होगा, ठीक है। अब मैं आंसर लिख देता हूँ। तो दिस इज द आंसर, सो प्लीज चेक इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, which of the following situations are possible? Object remain at rest if at rest, object keeps moving with a constant velocity if already moving, object is moving with a constant acceleration। तो क्या होगा इसका आंसर? देखो, सिचुएशन आई एंड 2i ये दोनों पॉसिबल है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ कह रहा है कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो है, इसका दो मतलब है, आइदर बॉडी रेस्ट में है, आइदर बॉडी क्या है, बॉडी एट रेस्ट, और दूसरा है बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसीलिए ये दोनों सही है। तो ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट ये सही है, इफ एट रेस्ट ऑब्जेक्ट कीप्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ ऑलरेडी मूविंग तो ये भी सही है, बट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नॉन जीरो एक्सेलरेशन अर्थात एक्सेलरेशन जीरो ना होना, इसका मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है, बट यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो है। तो इसीलिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल, आई एंड 2i ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था ये देखिए, क्वेश्चन इन द रियल वर्ल्ड it is difficult to find a situation where no forces are acting on an object, but by applying additional forces a condition can be achieved where the net force on the object is zero। Explain with the help of an example। देखिए, रियल वर्ल्ड में नेचुरल रेजिस्टिव फोर्सेस जैसे कि फ्रिक्शन हो, एयर फ्रिक्शन व एयर रेजिस्टेंस हो, ग्रेविटी जो कंटिन्यूसली ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है, तो ये सब तो फोर्स एक्ट होता रहता है, इसे हम ऐसे नहीं कह सकते कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। बट स्टेट ऑफ जीरो नेट फोर्स मतलब नेट फोर्स जीरो ये अचीव हो सकता है बाय अप्लाइंग एन इंटेंशनल फोर्स दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू दीज नेचुरल फोर्सेस। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पुशिंग ए क्रेट अक्रॉस ए फ्लोर एट कांस्टेंट स्पीड, जब किसी क्रेट को आप कांस्टेंट स्पीड में ऐसे मूव करा रहे हो, ओके। तो इमेजिन पुशिंग ए हेवी वुडन क्रेट across a रफ सरफेस ए फ्लोर, तो क्या होगा, तो ये तो फ्रिक्शन देगा ना, तो फ्रिक्शन तो उसके ऊपर एक्ट हो जाएगा, वो तो नेचुरली एक्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या एक्ट होगा, ये वेट एक्ट हो जाएगा, वो डाउनवर्ड होगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन जो है अपवर्ड एक्ट होगा, नॉर्मल फोर्स ये एक्ट हो गया। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, अर्थात एन माइनस डब्लू ये तो हो गया जीरो, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि आपको कांस्टेंट स्पीड में इसे मूव करना है, ठीक है ना, तो आपको फ्रिक्शन के अगेंस्ट में जो एक फोर्स देना पड़ेगा टुवर्ड राइट, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स हम देंगे
ये होगा, एक हम पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पुश हम कर रहे हैं, ये फोर्स, ये वाला और दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैग्नीट्यूड में समान है, बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो अब बताओ, टोटल फोर्स जीरो हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया। तो अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स पेयर्स कैंसिल ईच अदर, तो ओवरऑल नेट फोर्स जो क्रेट के ऊपर एक्ट हो रहा है वो जीरो हो गया अभी, ठीक है। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, आपको उसे अपनी कॉपी में लिखना है। दिस इज द आंसर। तो इस पार्ट में इतना ही है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा वीडियो, आप इसको प्लीज़ केयरफुली देखिए, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट में आप ज़रूर डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।